आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। मतलब न्यू सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर रोटेशनल डायनामिक के नाम से जानते हैं, जिसमें सर्कुलर मोशन का पूरा पार्ट है और रोटेशनल मोशन का, दोनों चैप्टर को कंबाइन किया गया है। तो पिछले क्लास में हमने सर्कुलर मोशन पूरा क्लियर कर दिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मोशन। तो कुछ पॉइंट लेंगे। सबसे पहले जानेंगे रोटेशनल मोशन क्या है। रोटेशनल मोशन, देखो, जब किसी वस्तु की गति एक्सिस के चारों ओर, देखो सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन है, लेकिन एवरी रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन नहीं है। कोई भी बॉडी, मान लो ये डस्टर है, इस डस्टर में एक एक्सिस ले और एक्सिस के चारों ओर रोटेट करे। द मोशन ऑफ पार्टिकल रोटेट अबाउट एन एक्सिस is called rotational motion. The motion of particle rotate about an axis is called rotational motion. क्लियर हो गया। अब इसमें टर्म आता है, ये जो हम पढ़ते हैं, इसका दूसरा पॉइंट है रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं। रिजिड बॉडी, देखो, रिजिड मतलब सख्त, शेप जिसकी चेंज नहीं होना। रिजिड का अर्थ ही होता है पूरा हार्ड होना, सख्त होना। तो ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड। ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड व्हेन इट डज नॉट चेंज द पोजीशन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जैसे देखो, ये पेन रिजिड बॉडी है, इसको फोर्स लगा रहे हैं, टूट ही नहीं रहा है, टूट ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये अपना शेप, साइज, वॉल्यूम चेंज नहीं करता। तो दुनिया में कोई परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं होता। एक फिक्स फोर्स पर ये भी डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन इसे हम रिजिड बोलते हैं। तो रिजिड बॉडी किसको बोलेंगे? ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड व्हेन इट डज नॉट चेंज द शेप, साइज, वॉल्यूम ड्यू टू अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स। आ रहा है समझ में? अब ये दो चीज हम लोग जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, लेकिन पहले पढ़ना है इनर्शिया है क्या। गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में पढ़ाया। आप जानते हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई भी वस्तु, मान लो ये पेन मेरे हाथ पर ऐसे रखा हुआ है, मेरे हाथ पर ही रहेगा जब तक कि मैं इसे नहीं उठाऊंगा। मैं उठाया तो क्या लगाया? फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स लगाया। इसका मतलब ये बॉडी, प्रत्येक बॉडी का गुण है, या तो रेस्ट में रहेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन में देखो, अर्थ सन के चारों ओर रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म में रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा जाए। इस प्रॉपर्टी को ही इनर्शिया कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि इनर्शिया किसके पास है? जिसके पास मास है। मास है तो वो रिजिड बॉडी है। जिसके पास डिफिनिट शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, मतलब सॉलिड है। क्लियर? अब हो गया कि हम जान गए इनर्शिया। लीनियर मोशन में मास को ही इनर्शिया बोला जाता है। न्यूटन ने फॉर्मूला दिया है ना, F इक्वल टू ma। तो जो लीनियर मोशन में m है, वही I है रोटेशनल मोशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब ये डांस करेगा, रोटेट करेगा, तो पूरा मास रोटेट हो रहा है। इसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? I से रिप्रेजेंट करेंगे। I मास का दूसरा नाम है। क्यों? क्योंकि टोटल रोटेट होता है। अब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
तो देखो अपने को फॉर्मूला पार्ट रखना है, I इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर I इक्वल टू 1 से n तक। तो इससे पहले हम जानेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। जिस एक्सिस के चारों ओर पार्टिकल रोटेट करता है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो यहां पर I इक्वल टू एम आई आर आई स्क्वायर, तो इसको डिफाइन एग्जाम में बोर्ड में 1 मार्क्स को क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या बोलेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी है, कोई भी बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट एनी एक्सिस, कोई एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रहा है, रोटेट अबाउट एनी एक्सिस। फिर से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द algebraic sum of the product of mass of each particle of rigid body to the square of distance from axis of rotation। मान लो यहां पर m1 पार्टिकल है r1, यहां पर मान लो m2 है तो ये r2, यहां पर मान लो m3 है तो ये r3। आया समझ में? इस तरह से n पार्टिकल का बना हुआ है रिजिड बॉडी, तो I इक्वल टू क्या होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू प्लस mn rn। क्लियर? ये दूसरा फॉर्मूला, इसी का दूसरा रूप हुआ। क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द algebraic sum of the product of mass of rigid body to the square of distance from axis of rotation। क्लियर? अब यहां तक जान लिए। इसी को हमने ऐसे लिखा m1 r1 प्लस m2 r2। लेकिन अगर इफ rigid body a small particle dm से बनाओ, dm से बनाओ, rigid body consist of, तो I इक्वल टू होते इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको पाठ रखना है। आया समझ में? देख लो, नोट करो। अब पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो देखो कहेंगे सपोज ए रिजिड बॉडी, एकदम ध्यान से देखना, लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है। सपोज ए रिजिड बॉडी ऑफ मास m, ऐसे बोलेंगे, सपोज s इज द रिजिड बॉडी ऑफ मास m, सपोज s इज द रिजिड बॉडी ऑफ मास m rotate about an axis y dash passes through a point O, passes through a point O with angular speed omega। पहला लाइन समझ में आया? मैंने क्या बोला? Suppose a rigid body rotate, suppose S is the rigid body of mass m, rotate about an axis y dash, passes through at point O with constant angular speed omega and perpendicular to its plane। फिर से सुनो, suppose S is the rigid body
of mass m rotate about an axis y dash passes through point O perpendicular to its plane with constant angular speed omega. कोई प्रॉब्लम? देख लो, दूसरा लाइन बोलेंगे, let rigid body consist of large number of a small massive particle. देखो, let rigid body consist of large number of a small massive particle m1, m2, m3 up to mn. उल्टा स्वास्तिक बना याद रखने के लिए। फिर से सुनो, let rigid body consist of large number of a small particle m1, m2, m3 up to mn situated at distance r1, r2, r3 up to rn from axis of rotation. From axis of rotation. आया समझ में? तीसरा लाइन, suppose v1, v2, v3 up to vn are linear velocity of massive particle m1, m2, m3 up to mn. ये तीन लाइन आपको एग्जाम में लिखना है। फिर बोलेंगे then kinetic energy of first particle. क्या होगा? E1 इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर. वी नो v1 इक्वल टू r1 ओमेगा. ओमेगा तो कांस्टेंट है, r1 वेरिएबल है, देयरफॉर E1 इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली ये v1 का वैल्यू यहां पुट कर देंगे. Similarly, E2 equal to half m2 r2 square omega square, En equal to half mn rn square omega square. Then kinetic energy of rotating body क्या होगा? E equal to E1 प्लस E2 अप टू प्लस En, मतलब हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा अप टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा. देख लो, इसमें हम क्या करेंगे, हाफ ओमेगा कॉमन ले लेंगे. हाफ ओमेगा कॉमन लो, क्या होगा? m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू प्लस mn rn स्क्वायर. मतलब बट अभी हमने क्या पढ़ा था? I इक्वल टू m1 rn स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ r ओमेगा स्क्वायर. तो देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यहीं पर ट्रिक है. पहला पार्टिकल हाफ m1 v1 स्क्वायर, v के जगह r1 ओमेगा किया, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. फिर उसके बाद देख लो, पूरा सिस्टमेटिक कर दिया. कोई प्रॉब्लम? नोट करो. अब पढ़ेंगे सेम चीजें, काइनेटिक एनर्जी जैसे पढ़े वैसे पढ़ेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी. देखो, वही तीन लाइन है एकदम. आज भी अभी याद रखोगे तो दोनों में काम आएगा. अभी इसके आगे हम पढ़ाएंगे एंगुलर मोमेंटम, सेम वही चीज है. तो क्या बोलेंगे? सपोज ए रिजिड बॉडी. ध्यान से सुनना और बार बार सुन के याद रखना. सपोज ए रिजिड बॉडी, ऐसे सपोज एस इज द रिजिड बॉडी. सपोज एस इज द रिजिड बॉडी.
rotate about an axis y dash, rotate about an axis y dash, passing through at point O, passing through at point O, perpendicular to its plane with constant angular acceleration alpha. उसमें क्या बोले थे, एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर एक्सेलरेशन लेंगे क्योंकि टॉर्क पर आ रहे हैं, विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। उसके बाद फिर सपोज रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मासिव पार्टिकल m1 m2 m3 up to mn situated at distance r1 r2 r3 up to rn from axis of rotation। फिर से सुनो, suppose rigid body consists of large number of massive particle m1 m2 m3 up to m1 m1 m2 m3 up to mn situated at distance r1 r2 r3 up to rn from axis of rotation। फिर तीसरा लाइन, let a1 a2 a3 up to an are linear acceleration of massive particle m1 m2 m3 up to mn respectively। क्लियर? नोट्स में है, आप देख लोगे, उसके बाद आपके बुक से भी देख लोगे। अब क्या पढ़ेंगे, सेम उसी तरह टॉर्क एक्ट ऑन फर्स्ट पार्टिकल। क्या होगा, टॉर्क 1 इक्वल टू m1, ऐसे बोलते हैं। टॉर्क इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पर फोर्स लगेगा, और F इक्वल टू क्या पड़ा, m1 a1 r1। अब बट a1 इक्वल टू क्या है, r1 अल्फा इनटू r1, सिंस a इक्वल टू r अल्फा मैंने पढ़ा है, देयरफॉर टॉर्क 1 इक्वल टू क्या निकला, m1 r1 स्क्वायर अल्फा। बस ये जान गए, आपको आ गया। मैंने क्या किया, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर 1 है, ये इधर लग रहा है फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर लग रहा है r1, f1 इक्वल टू m1 a1। आप ये इधर लग रहा है तो टेंजेंशियल, टेंजेंशियल का फार्मूला है एक्सप्रेशन इक्वल टू r अल्फा, a1 के बदले r1 अल्फा, r1 इंटू r1 r1 स्क्वायर, तो टॉर्क 1 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली देखते जाओ, टॉर्क 2 इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा, उसी तरह से टॉर्क n इक्वल टू mn rn स्क्वायर अल्फा। देन टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी, एकदम सिंपल है, टॉर्क इक्वल टू टॉर्क 1 टॉर्क 2 अप टू प्लस टॉर्क n इक्वल टू क्या होगा, m1 r1 अल्फा 1 अल्फा स्क्वायर r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस बोलो mn rn स्क्वायर अल्फा। इस सब में क्या है, अल्फा कॉमन ले लो, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, तो देयरफॉर क्या होगा, इसकी वैल्यू i होती है, तो देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू i अल्फा, सिंस i इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। एकदम सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नोट करो।